हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की जो हमारी एक्सरसाइज बच रही थी, हम उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 1 to 9 तक हम क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब बारी आ जाती है 10 to 13 क्वेश्चन करने की। तो 10th क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि 10th क्वेश्चन क्या है आपका। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। हम क्या लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, कितने की, 200 न्यूटन की। वी इंटेंडेड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। हम क्या मूव कर रहे हैं, एक वुडन कैबिनेट। सपोज ये आपका फ्लोर है, यहाँ पे ये वुडन कैबिनेट है, इसको हम हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं, कितने का, 200 न्यूटन का। ठीक है, 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो चल रहा है। व्हाट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स, हमें क्या इसमें बताना है कि उसकी फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। कैबिनेट पे, इस वुडन कैबिनेट पे कितनी फ्रिक्शनल फोर्स आपकी लग रही है वो बताना है हमें। आपको थर्ड लॉ अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ है कि जो हमारा ये फोर्स अप्लाई हो रहा है और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो इसके इक्वल होता है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका कितना होगा थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, वो भी आपका कितना लग रहा होगा, 200 न्यूटन ही लग रहा होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, हम किस में लगा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपका आ गया आंसर। लेकिन आपको एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है कि अब ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, तो दैट मीन्स ये वाला जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज 200 न्यूटन, ये आपका किस में होगा, नेगेटिव में होगा। अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है तो सिंपली आप नेगेटिव में 200 न्यूटन को टिक कर सकते हो। अगर ये आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स का, तो आपको थोड़ा सा नोट डाउन तो करना ही होगा, थोड़ा सा लिखना होगा कि आप इस आंसर को कैसे लिखोगे। तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, पढ़ते हैं। A force of 200 न्यूटन इज अप्लाइड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये आपको बोला गया ऑलरेडी, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है आपका 200 न्यूटन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में। थर्स फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो अमाउंट लगेगा फोर्स का, जो अमाउंट होगा वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जो कि मैंने आपको अब भी बताया। ठीक है, हैंस अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है आपका, 200 न्यूटन, जो कि इक्वल है जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये ऑपोजिट जो होगा वो किस में होगा, वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, ये किस में होगा, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये आपको 10th क्वेश्चन क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ द मास इज 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। 2 ऑब्जेक्ट हैं जिसका जो मास है वो है 1.5 kg, दोनों का मास जो है वो सेम है, दोनों ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम यहाँ पे बना लेते हैं, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है। दोनों जो है, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और दोनों का मास बिल्कुल सेम है, दैट इज 1.5 kg। ओके, द वेलोसिटी ऑफ द ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5। दोनों ही ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो है 2.5। अब हमें नहीं पता ये आपको इनिशियल गिवन है या फिर फाइनल गिवन है, तो क्वेश्चन हम आगे पढ़ते हैं तो अब क्लियर होगा कि ये इनिशियल है या फिर फाइनल है। ठीक है, बिफोर द कोल्यूजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। अब क्या हुआ, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो ये क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, टकरा गई। दोनों टकरा गई और फिर बीच में क्या हुआ, ये एक दूसरे से क्या हो गई, ये स्टिक हो गई, मतलब चिपक गई। ठीक है, तो मतलब कि कौन सी वेलोसिटी होगी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। आपको बतानी है जब ये दोनों कंबाइन हो गए, दोनों एक दूसरे से चिपक गए, उसके बाद इनकी वेलोसिटी क्या हुई। ठीक है, तो मतलब ये आपको क्या दे रखी है, ये इनिशियल आपको दे रखी है, आपको फाइनल आपको बतानी है। देखो मैं सबसे पहले दोनों ऑब्जेक्ट का लिख लेती हूँ यहाँ पे। ये आपका यहाँ मैं लिखती हूँ, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 और मैं यहाँ लिखती हूँ ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 में हम लिखेंगे m1, मास को लेंगे m1, और इसमें ऑब्जेक्ट 2 में हम मास को लेंगे m2। ठीक है, दोनों का ही मास आपको गिवन है, दैट इज़ 1.5 kg। ठीक है, इसका भी क्या है, 1.5 kg आपको गिवन है।
ओके और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बोली गई थी जो कि दोनों की ही सेम है, दैट इज़ u1 2.5 मीटर पर सेकेंड और इसकी भी आपको क्या गिवन है 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो इसमें लिखा है कि दोनों क्या है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो दैट मीन्स आपका जो इसका वेलोसिटी होगा, इसका तो पॉजिटिव होगी इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन इसकी जो है वो नेगेटिव वेलोसिटी होगी क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये क्या होगा, ये माइनस में चला गया, -2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो। ठीक है, हमें इसमें क्या बतानी है, दोनों की वेलोसिटी बतानी है। कंबाइंड ऑब्जेक्ट मतलब दोनों को कंबाइन हो जाएंगे तब उनकी वेलोसिटी आपको बतानी है, दोनों की अलग अलग नहीं बतानी है, दोनों की अलग अलग नहीं निकलेगी। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ v1 एंड ये हो गया आपका v2। ठीक है, तो मैं इसको ले लेती हूँ, इसको खाली मैं v सपोज कर लेती हूँ तो आसान रहेगा, और ये भी आपका v हो गया, मतलब दोनों की सेम ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, v ले लिया दोनों को। ओके तो अब इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, इसके अंदर आप क्या यूज़ करने वाले हो, आप इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप यूज़ करने वाले हो। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। ओके तो मैं लिख देती हूँ हम क्या यूज़ करने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्या होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी ही इक्वल होगी एक दूसरे के, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो क्या होता है हमारा, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या होगा हमारा, m1 और u1 इनिशियल यहाँ पे लिख रहे हैं और फाइनल इज इक्वल्स टू आगे लिखेंगे हम, इनिशियल में लिख रहे हैं हम प्लस m2 प्लस u2। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट की इनिशियल हो गई। ओके अब फाइनल पे आते हैं m1 v1 प्लस m2 प्लस v2। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके कोल्यूशन वाला आपको पता होगा कि जब भी कोल्यूशन की बात होती है तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाके आपको वो पढ़ना चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो अब हम जल्दी से इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यूज़। m1 कितना है आपका 1.5, ठीक है, और u1 कितना है आपका 2.5 प्लस m2 कितना है 1.5 प्लस u2 कितना है -2.5 इज इक्वल्स टू m1 कितना है आपका 1.5 और v1 आपको खाली v सपोज किया तो मैं यहाँ पे v लिख देती हूँ, प्लस m2 कितना है आपका 1.5 और v2 मैंने आपका v लिया तो मैं यहाँ पे खाली v लिख देती हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब इसको करते हैं हम, ये पॉइंट हटा के मैं क्या लगा देती हूँ 10 लगा देती हूँ, यहाँ पे भी पॉइंट हटा के मैं 10 लगा देती हूँ, ये भी आपका पॉइंट हटा के 10 और ये भी आपका पॉइंट हटा के 10। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, मैं 1.15 इंटू 25 करूँगी तो आपका आ जाएगा 375। ठीक है, अपॉन में दोनों में 2 0 आ रही है, नीचे 2 है तो मैं 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दूँगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा आसान रहता है कैलकुलेट करना। प्लस 1.5 प्लस सॉरी यहाँ पे इंटू है, ठीक है यहाँ पे इंटू है 2.5 को आप करोगे तो सेम आपका 375 आएगा और नीचे 2 0 है तो मैं 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दूंगी। ठीक है, इज इक्वल्स टू इसको आप करोगे तो आपका 1.5 प्लस 1.5 आपका 3 हो जाता है और v तो आपका है ही। ठीक है, क्योंकि वो प्लस में है तो खाली v ही होता है। ओके जब आप इन दोनों को कर दोगे, अब आप ये चीज़ देखो यहाँ पे आपको माइनस गिवन था तो यहाँ पे तो माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस बड़ा होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ओके तो ये आपका माइनस हो गया तो इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका 0 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3v। ठीक है, अब ये दोनों क्या है डिवाइड में हो जाएंगे, दैट इज 0/3 इज इक्वल्स टू v। तो मतलब 0/3 में कोई वैल्यू होती है दैट मीन 0 ही होता है, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी आ जाती है 0 आ जाती है। ठीक है, ये तो आप आसानी से खुद ही सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो आपकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ ये फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई है, आपकी आ गई है 0, दोनों की ही 0 आ गई है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ आकर स्टिक हो गए, ये इस डायरेक्शन से आ रहा था और ये वाला इस डायरेक्शन से आ रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन से दोनों आ रहे थे। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से चिपक गए। ठीक है, चिपकने के बाद क्या हो गया, ये दोनों किस पे चले गए, ये दोनों रेस्ट पे चले गए, जिसकी वजह से क्या आ रही है हमारी फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 आ रही है। ठीक है,
या आपने जब क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि स्टिक करने की वाली बात की गई है, तो दैट मीन्स इनकी फाइनल वेलोसिटी 0 आनी चाहिए, ठीक है, और वो ही हमारी IB है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा, 11 न्यूमेरिकल और ये 10th क्वेश्चन भी। तो चलो अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 हम पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट पुश बैक टू अस। जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो वो पुश बैक करेगा, मतलब एक्शन और रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, दोनों का जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में होगा, ठीक है। आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इफ़ द ऑब्जेक्ट अ मैसिव ट्रक, अगर एक ऑब्जेक्ट ले हम जो है कि मैसिव ट्रक मतलब बहुत हैवी ट्रक, ठीक है, वो पार्क कर रखा है एक रोड साइड पे, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, और वो मूव नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसे पार्क कर रखा है। अ स्टूडेंट जस्टिफाई दिस बाय आंसरिंग दैट द टू ऑब्जेक्ट्स एंड टू ऑपोजिट्स एंड द इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। स्टूडेंट ने इस ऑब्जेक्ट को, इस मैसिव ट्रक को, हैवी ट्रक को कैसे जस्टिफाई किया? उसने बोला कि दो ऑब्जेक्ट जो हैं, दो ऑपोजिट एंड द इक्वल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, उसने ये चीज़ बोला, जबकि उसका जस्टिफिकेशन जो है वो गलत है। हमें इस पर कमेंट करना है उसके लॉजिक पर कि उसने किस लॉजिक से ये चीज़ बोली है, और हमें एक्सप्लेन करना है कि ट्रक जो है वो मूव क्यों नहीं करेगा। देखो, सबसे पहले क्या है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ मतलब ये एक्शन हो रहा है और उसका भी कुछ रिएक्शन होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का भी कुछ होता है। टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लग रही है लेकिन वो कभी भी कैंसिल नहीं होती है, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई होती है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो उसका जो जस्टिफिकेशन है वो क्या है, वो इनकरेक्ट है, ठीक है। आप क्या लिख दोगे यहाँ पे कि वो इनकरेक्ट जस्टिफिकेशन है उसका, क्योंकि एक्शन फोर्स इज अप्लाइड बाय अस। अगर हमें इसे हिलाना है, इस ट्रक को, सपोज ये ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है जो कि क्वेश्चन में बोला गया, अगर हम इस पर एक्शन करेंगे, इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, हम अप्लाई कर रहे हैं किस पे, ट्रक पे अप्लाई कर रहे हैं एक्शन फोर्स, और रिएक्शन फोर्स जो होगा वो कौन अप्लाई कर रहा है, बाय ट्रक ऑन अस, ठीक है। रिएक्शन फोर्स जो हो रही है वो ट्रक अप्लाई कर रहा है हम पर, जिसकी वजह से दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, जिसकी वजह से वो कैंसिल कभी भी नहीं होगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ओके। जैसे आप लोग को अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन अभी तक याद नहीं आ रहा, तो हमने एक वॉकिंग वाला लिया था कि हम अपना फुट रख रहे हैं पाथ पर, ठीक है, तो हम एक्शन उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कुछ, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, रोड भी तो कुछ फोर्स लगा रही होगी, ठीक है। उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या किया, फोर्स अप्लाई करी, उसने क्या किया, फोर्स अप्लाई करी जब हम क्या कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, ठीक है। इक्वल फोर्स लगी, जितनी फोर्स हमने अप्लाई की उतनी फोर्स ही किसने अप्लाई की, रोड ने अप्लाई की, जिसकी वजह से हम क्या करें, आगे मूव कर पाए, ठीक है। ओके, तो आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। हम अब बताएंगे कि ट्रक मूव क्यों नहीं करा। देखो, जो ये ट्रक है ये यहाँ पर खड़ा है, रोड पर खड़ा है, दोनों का जो वेट है, जो ट्रक का जो वेट है वो एक बैलेंस उसमें खड़ा है, जो ग्राउंड का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, तो जिसकी वजह से ट्रक जो है बिल्कुल रेस्ट पर है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। अगर हम इस पर ट्रक पर फोर्स अप्लाई करूं, अगर खाली मैं एक पर्सन इस पर फोर्स अप्लाई कर रही है तो, लेकिन इसका जो ग्राउंड का जो फोर्स होगा वो तो ज़्यादा होगा ना, एक आदमी के अकॉर्डिंग तो ज़्यादा होगा ना, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रक जो है वो मूव नहीं कर पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 लोगों को लगा दूँ कि ट्रक को पुश करो, ठीक है, तो 10 लोग तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 10 लोग एक ट्रक को पुश करते हैं तो दैट मीन्स कि ये ट्रक जो होगा वो मूव कर जाएगा। लेकिन अगर खाली मैं इस ट्रक को पुश कर रही हूँ तो मुझसे नहीं होने वाला, क्योंकि इसका जो ग्राउंड का जो फोर्स है, जो रिएक्शन है वो ज़्यादा है। अब आप इस आंसर को कैसे लिखोगे वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आप देख सकते हो मैंने आंसर लिख दिया है।
द वेट ऑफ द ट्रक इज़ बैलेंस्ड, जो ट्रक का जो वेट है वो एक बैलेंस्ड है बाय द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड ऑन द ट्रक, क्योंकि जो रिएक्शन है ग्राउंड का वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, जो वेट है ट्रक का वो बिल्कुल बैलेंस्ड पोजीशन पे है। बट द फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लग रही है ड्यू टू द ग्राउंड जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है वो ज़्यादा है जितना फोर्स लग रहा है उस ट्रक पे। अगर मैं खाली इस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो दैट मीन्स कि ट्रक हिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो ग्राउंड का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मेरे फोर्स से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्रक जो है वो क्या नहीं कर पा रहा, वो मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। चलो अब हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं अब। अ हॉकी बॉल ऑफ द मास 200 ग्राम traveling at a 10 meter per second in stuck by the hockey stick। तो एक हॉकी बॉल है जिसका मास आपको गिवन है, ठीक है, वो कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है हॉकी बॉल, और उसको जो है वो हॉकी स्टिक से मारा गया है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, देखो यहाँ पे है ये आपका हॉकी बॉल, ठीक है, ये आपकी हॉकी बॉल है जिसका जो मास आपको गिवन है आपको, लेकिन वो कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। इसको किसने मारा है, इसको एक हॉकी स्टिक से मारा गया है, इसको हॉकी बॉल को, तो आगे मूव करने लग गई। लेकिन एज अ रिटर्न इट्स अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब जो है ये किसी ना किसी डायरेक्शन में जा चली गई होगी, दूसरी डायरेक्शन इसने चेंज कर ली होगी, लेकिन फिर आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोई और हॉकी बॉल प्लेयर खड़ा है और उसने फिर से इसको क्या किया, इसको हॉकी स्टिक से हिट कर दिया और वो फिर रिटर्न में उसी पोजीशन पे जाने लग गई। ठीक है, अब इसकी जो वेलोसिटी है, ये रिटर्न वाली जो वेलोसिटी है दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी दे रखी है, देखो लिखा है ना। सो एज टू रिटर्न इट्स अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ, अब वो क्या हुई, रिटर्न होने लग गई ओरिजिनल पाथ पे, जिसकी जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या कैलकुलेट करना है, द चेंज ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick, कि उसके कितना मोमेंटम जो है वो चेंज हुआ है, ये आपको बताना है। देखो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास क्या होता है आपका kg होता है, और वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकंड में होता है, ये आपका क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, अब आप देखो इसमें जो आपका मास गिवन है वो kg में तो गिवन है नहीं, तो सबसे पहले हमें kg में आपको कन्वर्ट करना होगा। मैं लिख देती हूँ, मास आपका कितना गिवन है, 200 g इज इक्वल्स टू, आपको केजी में चेंज करना है, तो केजी में आप कैसे चेंज करते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पे 200 अपॉन में आप 1000 से कर दो, तो आपका ये केजी में चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 0.2 kg आपका हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम आगे क्या क्या चीज़ है हमें गिवन है। हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी कि यहाँ पे जो ट्रैवल करने लग गई है, मूव करने लग गई है, दैट इज़ u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि वो बॉल वहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न होने लग गई, तो आपका जो v दे रखा है दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप ये देखो कि ये रिटर्न हो रही है, दैट मीन्स ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लग गई है, तो दैट मीन्स आपका ये कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आपका माइनस में हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। तो आपको छोटी छोटी बातों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। ओके, आगे देखते हैं। अब हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अब हम निकाले हैं, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम होता है। इतना क्लियर हो गया। तो चलो इसका अब चेंज इन मोमेंटम हम निकालते हैं। फाइनल मोमेंटम आपका कितना है, दैट इज m, v हो गया आपका, v आपका फाइनल मोमेंटम होता है माइनस m और u होता है, दैट इज u मतलब इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो देखो m आपका कितना है, दैट इज 0.2 इंटू v कितना है आपका -5, फिर से माइनस, तो आपका फिर से m कितना दे रखा है, दैट इज 0.2 इंटू यू कितना आपको गिवन है, दैट इज़ 10। तो अब आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये पॉइंट हटा के नीचे 10 लग जाएगा, तो यहाँ पे भी पॉइंट हटा के नीचे 10 लग जाएगा।
तो ये 2 5 × 10 हो गया और ये 5 5 से कट गया। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे आपका -1 बच गया। अब यहाँ पे माइनस में कितना आएगा आपका, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ तो ये 10 से 10 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे आपका 2 बच गया और यहाँ पे पॉइंट तो हट ही गया था यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो दैट मीन्स आपका आंसर कितना आ जाएगा, -3। माइनस क्यों, क्योंकि बड़ा साइन हम लगाते हैं, दैट इज़ माइनस आपको गिवन है सॉरी। तो आपका आंसर कितना हो गया, -3 हो गया। तो और हम क्या लगाते हैं, चेंज इन मोमेंटम का क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया, क्या लगाते हैं हम, kg/s। इतना क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला है, हमने निकाला है चेंज इन मोमेंटम। आपको ये ध्यान रखना है, खाली इसमें एक ऑब्जेक्ट की ही इसमें बात की करी गई थी, एक हॉकी बॉल की बात करी गई थी। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है, जो कि हमने बता दिया। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होता है, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। 12, 13 और 10 और 11 ये 4 क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, ओके। वहाँ पे मैं सारी PDF वगैरह डालती रहती हूँ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।